हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक एट योर चैनल फ्यूचर डिफेंस एकेडमी। मैं दिव्यांशु सारस्वत आप सभी का एक बार फिर से फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए सरप्राइज है कि आज हमारी जो क्लास है वो स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स की नहीं होके क्वेश्चन सीरीज है। किसकी? नंबर सिस्टम की। तो ये आप लोगों के लिए क्या है? सरप्राइज। ठीक है, किसकी क्लास है? नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम में भी क्या है? क्वेश्चन सीरीज। और क्वेश्चन सीरीज का पार्ट है हमारे पास में 2 और वीडियो नंबर हो जाएगा ये 9th। ओके, इससे पहले 8 वीडियोस हम क्वेश्चन सीरीज के साथ में कर चुके हैं। ठीक है, 7 वीडियोस उसमें मैंने पढ़ाया है और एक है हमारी क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है नंबर सिस्टम नाम से। उसके अंदर 8 वीडियोस हैं। 7 वीडियो में मैंने क्या पढ़ाया है? टॉपिक को पढ़ाया है और क्वेश्चंस भी कराए। और इस 8th वीडियो में इसमें क्या है? सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन से पूरी की पूरी क्वेश्चन सीरीज है। ओके, तो आज हमारा 9th वीडियो है और वो भी क्वेश्चन सीरीज है। देखिए ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको 7th वीडियो में करवा चुका हूं, सॉरी 8th वीडियो में हम कर चुके हैं जो हमारी क्वेश्चन सीरीज है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ये सारे हम कर चुके हैं। फिर ये आ गया ट्रू फॉल्स वाला, ये भी हम कर चुके हैं। फिर ये फिल इन द ब्लैंक्स आए थे, ये वाले क्वेश्चन भी हमने कर लिए हैं। और एक मैच द कॉलम, ये क्वेश्चन भी मैंने करवा दिया था आपको। तो हमने 4 टाइप्स देख लिए। कौन कौन से? हमने पहले ऑब्जेक्टिव देख लिए या एमसीक्यू। ऑब्जेक्टिव या एमसीक्यू को हिंदी में बोलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। उसके बाद हमने ट्रू फॉल्स देख लिया, यानी सत्य असत्य। ठीक है, ये ऐसे। उसके बाद हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिए। और लास्ट में हमने क्या देखा? मैच द कॉलम। तो ये 4 टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए अभी तक क्वेश्चंस के। ठीक है कि भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने कर लिए, उसके बाद में ट्रू फॉल्स कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कर लिए, मैच दी कॉलम हमने कर लिए। अब हम किसकी बात करेंगे? अब हम बात करने वाले हैं हमारे आगे के क्वेश्चंस की कि भाई आगे क्या क्वेश्चन हो सकता है। देखो बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको बोलते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अब आगे थोड़े से सब्जेक्टिव क्वेश्चन। किसकी बात आ गई? सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आप बेसिकली करते हुए आ रहे हो अपनी टेक्स्ट बुक्स के अंदर। थ्योरी लिखी हुई होती है, क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो पहले हम करेंगे इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन, मतलब इसके आंसर बहुत छोटे छोटे से होंगे। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है आपका? देखो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर बोल दो। क्या क्या बोल दो आप? ओनली इवन प्राइम नंबर। इन दोनों का आंसर क्या होता है आपका? एक ही होता है और वो वैल्यू होती है 2। मैंने हाथ से दिखा भी दिया आपको कि भाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का आंसर भी 2 है और क्वेश्चन आ जाए ओनली इवन प्राइम नंबर, तो इसका आंसर भी क्या होता है? 2 है। तो यहां से हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया कि राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, द आंसर इज 2। या ऐसा पूछ ले कि भाई ओनली इवन प्राइम नंबर, तो उसका आंसर भी क्या हो जाएगा? 2। बाकी सारे जो प्राइम नंबर्स है ना वो हमेशा ऑड होंगे, आप देख लेना। ठीक है, सिर्फ एक अकेला 2 ऐसा होता है जो इवन प्राइम नंबर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की बात चल रही है। तो देखो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ये सब क्या होते हैं? ये नेचुरल नंबर का ही एक पार्ट होते हैं। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना कि 0 इसमें नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 1 की। भाई नेचुरल नंबर का पार्ट होते हैं तो 0 तो कैंसिल आउट हो गया, बचा 1। 1 से स्टार्ट किया तो 1 के लिए आपको एक स्टेटमेंट पता है, नाइदर कंपोजिट नॉर अ प्राइम। ठीक है, ये 1 के लिए मैंने आपको रिमार्क लिखवाया था कि 1 जो है वो कंपोजिट भी नहीं होता और प्राइम नंबर भी नहीं होता है। ठीक है, आगे आएगा 2। 2 क्या होता है आपका? प्राइम नंबर। ठीक है भाई, 3 क्या होता है? 3 भी आपका प्राइम नंबर होता है। ठीक है भाई, 1 आपका नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट है, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है। अब आएगा 4। 4 आपका क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है। क्या होता है? कंपोजिट नंबर तो होता है, बट कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट।
देखो कैसे, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, अ नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसा नंबर जिसके पास 2 से ज्यादा फैक्टर्स हो जाएं, ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर। तो देखो 4 को लिखा, 4 का एक फैक्टर होता है 1, एक फैक्टर होता है 2 और एक होता है 4 खुद, तो ये कितने फैक्टर हो गए, 3 फैक्टर्स। तो ये आपका क्या हो गया, एक कंपोजिट नंबर हो गया। भाई जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो तो क्या होता है आपका, प्राइम होता है, जिसके 2 फैक्टर होते हैं वो प्राइम होता है। देखो 2 के फैक्टर करोगे तो एक आएगा 1, एक आएगा 2 खुद, 3 के करोगे तो एक आएगा 1 और एक आएगा 3 खुद। तो बेसिकली प्राइम नंबर्स में क्या होता है, 2 फैक्टर, एक तो वो नंबर खुद होता है जैसे कि 3 और एक होता है 1, तो 1 और इटसेल्फ होते हैं प्राइम नंबर्स के फैक्टर। और कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसमें मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, यहाँ पे 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। अगर आपसे क्या पूछे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और आपको ऑप्शन दे दे 0 1 3 4, इस तरीके के ऑप्शन दे दे तो 4 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द स्मॉलेस्ट होल नंबर एंड नेचुरल नंबर। एकदम रद्दी क्वेश्चन है। होल नंबर का स्मॉलेस्ट क्या होता है, भाई होल नंबर की स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से स्टार्टिंग होती है, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट होल नंबर हो जाएगा बच्चों 0। और नेचुरल नंबर, आपकी जो नेचुरल नंबर है उसका स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया, 1। भाई नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से, तो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, वो क्या हो जाएगा 1। ये एकदम हलवा क्वेश्चन है, इसको आप लगा सकते हो, हलवा सीरीज, कुछ भी नहीं है इसमें, पहली क्लास का बच्चा कर सकता है, सॉरी पहली क्लास का तो नहीं कर सकता, जिसको थोड़ा बहुत आता है वो कर सकता है। ठीक है, राइट द ओनली इवन प्राइम नंबर। अभी देखो 3 स्लाइड पहले कहाँ गया, ये वाला, इसमें बताया था ना ओनली इवन प्राइम नंबर, ये देखो ये रहा, ये क्वेश्चन उसने वहां पूछ लिया, जस्ट आगे क्वेश्चन पूछ लिया, तो क्वेश्चन इसी तरीके से रिपीट होते हैं। तो ओनली इवन प्राइम नंबर के लिए आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले एक्सप्लेन हो चुका है। राइट द सम ऑफ स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर एंड लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, सबसे पहले क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। देखो जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए मैं बता देता हूं कि जितने डिजिट लिखने हैं ना, सबसे पहले देखो कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, और क्या लिखना है, स्मॉलेस्ट लिखना है। तो पहले लिख दो एक 1, अब 1 लिख दिया, डिजिट कितनी लिखनी थी, 3 लिखनी थी, 3 लिखनी थी, एक ऑलरेडी लिख दिया है, तो बचेंगे कितनी, 2, तो 2 0 लगा दो, तो 100 हो गया क्या आपका स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ये एक तरीके से बताने के लिए कि भाई एक 1 लगा दो, फिर जितनी रिमेनिंग डिजिट है उतने 0 लगा दो। जिसको ये याद नहीं रह पाता है कि भाई स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, उसके लिए ये ट्रिक है। और अगर आपको बोले लार्जेस्ट या हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ठीक है, एनो और डॉट का मतलब नंबर, तो देखो जितनी डिजिट का बोला है ना उतने 9 लगा दो, यहाँ पे कितना बोला है 4 का, तो 1 2 3 4, ठीक है, ये क्या होगी लार्जेस्ट आपकी 4 डिजिट नंबर। अब इसमें एक ऑपरेशन और दिया हुआ है, कौन सा ऑपरेशन दिया हुआ है कि भाई इनका सम दिया हुआ है, तो सम का मतलब क्या हो गया, इनको ऐड करना पड़ेगा, तो लिख लो 9 9 9 9, और कितना ऐड करना है 100, तो कुछ भी नहीं करना, 9 का 9 9 का 9, ये हो जाएगा कितना 10, और ये भी कितना हो जाएगा 10। तो आंसर क्या हो गया, एक तरीके से आंसर हो गया मेरा 10099, ये मेरा आंसर हो गया, समझ में आया, क्या हो गया 10,099 मेरा आंसर हो गया। तो इसको वो ऐसे भी पूछ सकता है, इसके 4 ऑप्शन भी दे सकता है इस तरीके से। और डी ऑप्शन आप लिख लीजिए 10990, ठीक है, चलो ये हो गया है ना ऑप्शन, इसमें यहाँ भी 9 बना लीजिए। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ये वाला। तो इसको ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, सब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा। आपका आरआईएमसी का एग्जाम सब्जेक्टिव होता है, बाकी रेदर देन जो भी एग्जाम होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं। आरआईएमसी अपना डिफरेंट चलता है,
ठीक है, राइट द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसमें आपकी तीन चीजें चेक हो गई। क्या? सबसे पहले तो आपको लिखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? अभी जस्ट किया था यार, याद होगा आप लोगों को। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है मेरा? 4। और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम कह दो या ओनली इवन प्राइम नंबर कह दो, 2। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है? प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो 4 इंटू 2 करोगे, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। इसके अंदर भी मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूं इस तरीके से, पहला दे दिया 6, 8, 12, नन। आपका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? देखो 8 आया है तो बस 8 वाला ऑप्शन करेक्ट, खत्म कहानी। तो ऑब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा, सब्जेक्टिव में ऐसे पूछेगा। राइट द डेफिनेशन ऑफ को प्राइम और रिलेटिवली प्राइम नंबर। ये देखो मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट है ये करवा चुका हूं, पर एक बार फिर से फास्टली देखेंगे। पेयर ऑफ नंबर्स which have their GCF या HCF is equal to 1। देखो आप लोगों ने HCF तो पढ़ रखा है, पर कुछ लोग जो सीधा अभी देख रहे हैं, कई लोग होते हैं महान स्पेशल, कभी कभी पधारते हैं क्लास में, तो वो पूछेंगे इस GCF का मतलब क्या होता है? बेटा GCF का मतलब वही होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर या हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर, एक ही बात है। देखो CF दोनों में कॉमन है, कॉमन फैक्टर। अब चाहे ग्रेटेस्ट कह दो चाहे हाईएस्ट कह दो, बात एक ही है। पर ऐसा प्रचलन है और ऐसा है कि आजकल जो हमारे न्यू कमर्स हैं या जो फॉरेन बुक्स आती है तो या हायर स्टडीज है, उनके अंदर HCF की जगह GCF का उपयोग होता है। उसके अंदर इस वाले वर्ड का ज्यादा लिखा जाता है। हम जैसे कि हायर मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं तो वहां पे GCF पहले आता है, HCF का नाम का चीज वहां पे होती नहीं है। मतलब वही है, सब कुछ वही है, पर इस टर्म को दिखाया जाता है। तो आपको स्टैंडर्ड बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको GCF मिलने वाला है, ठीक है। तो ये तो बात हुई GCF HCF की। अब इसके अंदर एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि भाई जिसका GCF और HCF 1 हो, ठीक है भाई, ये बात डेफिनेशन क्लियर हो गई। एक चीज यहां पे ये और लिखना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट both the numbers are prime। कहने का मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके प्राइम हो, ठीक है। देखो एग्जांपल है, उससे और अच्छे से आप समझ सकते हैं। पहला ऑप्शन लेता हूं मैं, क्या? 2,3, ठीक है। 2,3 के अंदर आप देखोगे इनका GCF क्या आएगा? इनका GCF 1 आ रहा है, देख लो। इसका करोगे 2, 2, 1, इसका करोगे 3, 3, 1, इसका 2 आ रहा है, इसका 3 आ रहा है, तो कुछ भी नहीं कॉमन, तो इसको 2 इंटू 1 लिखेंगे, इसको 3 इंटू 1 लिखेंगे, यहां से क्या ले लेंगे? 1 कॉमन, तो यहां से GCF निकला क्या? 1। तो ये तो मैंने आपको बताया GCF कैसे निकालते हैं, ये बात सॉरी क्लियर हो गई होगी आप लोगों को। तो ये तो GCF निकालने की बात हुई। और एग्जाम्पल लेते हैं, आपका और क्लियर होगा। मैं बात कर रहा हूं 4,6 की, तो बताओ ये मेरा एग्जाम्पल होगा या नहीं होगा? तो ये मेरा एग्जाम्पल नहीं होने वाला है। देखो 4 को लिख सकते हैं 2,2 या 2 मल्टीप्लाई बाई 2, और 3 को इसको लिख सकते हैं 2,3, ठीक है। बेसिकली समझिए, 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2, और 6 को क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 3। यहाँ पे क्या आ गया? देखो ये 2 और ये 2, ये क्या है? कॉमन फैक्टर्स आ गए ना। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर या GCF कितना आया? यहाँ पे GCF मेरा आ गया 2। तो ये क्या नहीं होंगे? को प्राइम नहीं होंगे, और ये हो जाएंगे, ठीक है। तो कोई ये मत कह देना कि सर ये वाला 2 और ये वाला 2 है, ठीक है भाई, दोनों 2 एक ही बात होती है। कई लोग कह देते हैं सर इसको क्यों नहीं लिया, इससे क्या दुश्मनी थी? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग चाहते हैं उनके लिए देखो एक बार रिमूव करके मैं वापस लिख देता हूं कि भाई ये वाला आ गया, ठीक है। बात वही है, किसी को भी ले लो। तो GCF 2 आया तो ये मेरा सपोर्ट नहीं करेगा। एक और ऑप्शन लेता हूं 4,9, इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो मेरी मर्जी से एक 1 लगा सकता हूं भाई। 1 का मल्टीप्लाई तो किसी से में भी कर दो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से GCF निकल के क्या आ जाएगा? 1।
तो ये क्या हो गए आपके को प्राइम हो गया, यस इट इज को प्राइम। नाउ हम बात करते हैं क्या, हम बात कर लेते हैं 6,11 की। ये होगा क्या, बिल्कुल होगा। देखो 11 एक प्राइम नंबर है और 6 एक कंपोजिट नंबर है। अगर ये प्राइम है तो इसका और इसका जीसीएफ हमेशा 1 आएगा। ठीक है, कोई नंबर अगर प्राइम है, कोई दो नंबर्स में से एक नंबर प्राइम है तो जीसीएफ हमेशा 1 आने वाला है। पहले आंख बंद करके उत्तर मार देना। क्यों, क्योंकि 6 के फैक्टर होंगे, ये लो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और एक 6 खुद होगा, लेकिन 11 के दो ही फैक्टर होंगे। इसका कॉमन कौन सा आया, 1 आ गया, तो इसका जीसीएफ 1, तो ये को प्राइम आ गया। ठीक है, तो देखो यहां से रिजल्ट क्या निकला, अगर दोनों नंबर प्राइम है तो भी वो, देखो बोथ प्राइम है तो भी को प्राइम हो सकते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बोथ कंपोजिट है तो भी वो को प्राइम हो सकते हैं। देखो कैसे, ये वाला देखना, इसमें क्या थे, इसके अंदर दोनों नंबर प्राइम थे तो ये दोनों को प्राइम भी हो गए। ठीक है, क्योंकि जीसीएफ 1 है। ये दोनों नंबर देखो कंपोजिट है, 4 भी कंपोजिट है और 9 भी कंपोजिट है, दोनों नंबर कंपोजिट है, फिर भी क्या हो गए, को प्राइम हो गए। अब देखो इसके अंदर, इसके अंदर जो आपका 6 है वो क्या है, उसमें देखो 1 2 3 और 4 फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो कंपोजिट है। और आपका 11 क्या है, 11 में देखो दो ही फैक्टर आ रहे हैं, 1 और 11 खुद, तो 11 क्या है, प्राइम। तो एक नंबर प्राइम हो और एक नंबर कंपोजिट हो तो भी क्या आ रहा है आपका, जीसीएफ 1 आ रहा है। तो यहां पे मैं एक और पॉइंट लिख सकता हूं, क्या, 1 इज प्राइम एंड अनदर इज कॉम्पोजिट, तो भी मेरा आंसर क्या आ जाएगा, को प्राइम। तो ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए या दोनों कंपोजिट होने चाहिए या एक प्राइम एक कंपोजिट होना चाहिए। तीनों केस मैंने आपको बता दिए, इससे बाहर एग्जामिनर की औकात नहीं है कि वो इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन पूछ ले। तो ऐसे वाले क्वेश्चन है वो नहीं पूछ सकता है, क्योंकि इतने ही पॉसिबिलिटी बनती है, तीनों पॉसिबिलिटी आपके सामने खोल के रख दी। ठीक है, मेरा मोटिव अगर सिर्फ डेफिनेशन करवाना होता ना, मैं आपको ये डेफिनेशन लिखवाता और स्किप टू द नेक्स्ट पार्ट या स्किप टू द गुड पार्ट, ठीक है, जो चला हुआ है आजकल मीम। बट मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया कि कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, बार 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 एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि आपके दिमाग में वो चीज घुस जाए। ठीक है, एक ही चीज को 5 बार बोलता हूँ या 6 बार बोलता हूँ, क्लास में बोलता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तब दोबारा बोलता हूँ, दोबारा ये सब लिखा है, दोबारा समझाया है, क्यों, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और हर बार कोशिश ये रहती है कि आपको पिछली बार से अच्छे तरीके से समझाया जाए। अब देखो पूछा क्या है कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर, जिसने वो वाली क्लास स्किप कर दिया या नहीं पढ़ी है कोई बात नहीं, यहां से पढ़ लो। परफेक्ट नंबर क्या होता है, अब यहाँ पे बात है कि भाई परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर पढ़ने से पहले आपको पढ़ने पड़ेंगे क्या, कि भाई प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, क्या, 4 को लेते हैं। तो 4 के डिवाइजर्स क्या क्या होते हैं, आप सभी को पता है, 1 2 और 4। तो एक चीज ध्यान रखिए, जो ये 1 और 2 है ना, ये होते हैं प्रॉपर डिवाइजर, और जो ये 4 होता है ये होता है आपका इम्प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, ये प्रॉपर है तो ये इम्प्रॉपर है। तो बेसिकली जो नंबर है ना वो खुद तो होता है इम्प्रॉपर डिवाइजर, और बाकी जो बचे हुए दो होते हैं ना वो आपके क्या होते हैं, प्रॉपर डिवाइजर होते हैं। तो अब ये क्यों बताया सर आपने, तो यहां पे सुनो, इफ द सम, वहां लिख दो, अच्छा दिखेगा, क्यों, क्योंकि भाई मैं यहाँ पे दोबारा दूसरा एग्जांपल लूंगा ना तब आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, तो इसको मिटा देते हैं। प्रॉपर डिवाइजर क्या होता है आप समझ ही चुके हैं। अब देखिए, इफ द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स is equal to the that, या is equal to the that number, then that number is called as
परफेक्ट नंबर। डेफिनेशन थोड़ी अजीब लग रही होगी, सम अप कर देता हूं। इफ द सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर इज इक्वल टू द, या इज इक्वल टू दैट नंबर कर लो, सिर्फ इस द को हटा दो, इज इक्वल टू दैट नंबर, देन दैट नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। जैसे कि ये इसके क्या है, 1 और 3 क्या है, 1 और 2 क्या है, प्रॉपर डिवाइजर्स हैं। अगर 1 और 2 प्रॉपर डिवाइजर्स को ऐड करें, सम करें, तो कितना आ रहा है 3। अगर ये 3 इस 4 के इक्वल आ जाता तो ये 4 क्या हो जाता मेरा, प्रॉपर डिवाइजर्स का सम हो जाता। और अगर 4 और 4 इक्वल है तो मेरा 4 क्या हो जाता, परफेक्ट नंबर हो जाता। ठीक है, यानी कि सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर अगर उस नंबर के इक्वल आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट नंबर हो जाएगा। देखो और एग्जांपल देखो इसका, सिर्फ इतने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि पहली बार कोई चीज सीखते हैं तो समय लगता है। देखो मैं बात करता हूं नंबर की 6 की, 6 के डिवाइजर्स की बात करता हूं। 6 के डिवाइजर क्या होंगे, एक 1 हो जाएगा, एक आपका 2 हो जाएगा, एक आपका 3 हो जाएगा, और एक आपका 6 खुद हो जाएगा। अब आप लोग बताएं कि इसके प्रॉपर डिवाइजर्स क्या होंगे। इसके प्रॉपर डिवाइजर होंगे कौन कौन से, 1 2 3, ये क्या होंगे, प्रॉपर डिवाइजर होंगे। भाई जो नंबर खुद होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बाकी तीनों क्या होते हैं, प्रॉपर। तो ये हो गए प्रॉपर डिवाइजर। ठीक है, अब इन प्रॉपर डिवाइजर्स का क्या करना है, सम करना है। आइए सम करते हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3, देखो 3 हो गया ये, और 3 प्लस 3 हो गया 6, और मेरा नंबर भी क्या है 6, तो 6 इज द परफेक्ट नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा आप बताएं, क्लास में बताया हुआ है 28 होगा। 28 को भी एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए 28 के डिवाइजर्स क्या क्या होंगे, 1 2 4 7, एक यहां लिख लेते हैं 14, और एक 28 खुद हो जाएगा। अब इसमें बात करें प्रॉपर की कौन से हैं, तो प्रॉपर ये है, ये है, ये है, ये है, और ये है। ये प्रॉपर होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि नंबर वाला डिवाइजर जो होता है, देखो ये नंबर और ये नंबर सेम है, तो ये इम्प्रॉपर में आ जाता है। तो सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स कीजिए, सम ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स, तो देख लीजिए क्या होगा, 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 14। तो 1 प्लस 2 कितना हो गया 3, 3 और ये 7, 7 और 7 14, 14 और 14 28। तो ये भी मेरा क्या हो गया, प्रॉपर नंबर, सॉरी परफेक्ट नंबर। ठीक है, 28 भी परफेक्ट नंबर। और आपसे कोई पूछ ले कि 1 से लेके, क्वेश्चन आया हुआ ध्यान रखना, 1 से लेके 1000 तक आपके परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, तो वो सिर्फ 3 ही नंबर होते हैं। 1 to 1000 में परफेक्ट नंबर कौन से होते हैं, सिर्फ 3 होते हैं। देखो 2 तो हमने अभी पढ़ लिए, कौन कौन से, 6 और 28। एक नंबर और होता है, दैट इज 496। ये 3 ही नंबर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं होता है। चमका या नहीं चमका, अच्छे समझ में आ गया होगा। अब आप भी क्या करना, घर पे जाके पूछ लेना आपके बड़े भाई बहन मम्मी पापा जो भी हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ग्रेजुएशन पढ़ रहे होते हैं, जो मैथ्स में ग्रेजुएशन कर रहे हैं। लिटरली ये बात है, हमारे साथ भी पढ़ते हैं, मैंने भी देखो ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मैथ्स में कर रखा है। ठीक है, तो उनको नहीं पता होता परफेक्ट नंबर क्या है। वो मैथ्स में ग्रेजुएशन कर चुके हैं, बैचलर है वो मैथमेटिक्स के अंदर, यानी कि ये कौन सी क्लास की चीज है, 6th 7th की चीज नहीं है ये उन्हें भी नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि भूल जाते हैं, बेसिक कंप्लीट नहीं है, या ये टॉपिक थोड़े से अलग हैं, ये नहीं पढ़ाए जाते हैं बेसिकली। आपको एनसीईआरटी वगैरह बुक्स में इनके बारे में इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत स्टार्टिंग फेज में, जिसे हम भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, मजे लो। आपने कोई नई चीज सीखी है, बड़े भाई बहन छोटे भाई बहन किसी को भी खड़काओ। ठीक है, आपकी 10th 12th में कोई बड़ा भाई बहन है, उसके मजे लो, आप उसको पूछो ये सब चीजें। ठीक है, उसको नहीं आएगा फिर आप उसको सिखाओ, ये चीज मेरे को आती है, देख ऐसे होगी। तो एक बार तो वो बनाएगा, लेकिन बाद में वो कहेगा कि भाई हाँ, मेरा छोटा भाई या छोटी बहन जो भी हो, कुछ ना कुछ अच्छा सीख रहा है कहीं ना कहीं से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट करने इनको। तो कुछ भी नहीं करना, पहले हम 4.5 को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4.5 कहाँ होगा, 4 और 5 के बीच में, और 4 और 5 के जस्ट बीचों बीच कौन सा नंबर हो जाएगा, 4.5। फर्जी क्वेश्चन, पर क्या करें,
कोर्स में है तो पढ़ाना पड़ता है। ये देखो माइनस का 9.5 है तो वो कहाँ होगा, -10 और -9 के बीच में, कहाँ पे आएगा, यहाँ पे माइनस का 9.5। अब देखो मेरे अंदर से क्या चुल मचती है, मैं ना बच्चों को ऐसे खुश खुश देख नहीं सकता, ठीक है, मजाक की बात है, रियलिटी नहीं है। मैं कहूंगा दोनों को एक ही लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो वो कैसे करोगे भाई, मेरी आदत है कि हर क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ ऐड करूं, तो पहले आपको अलग अलग करके बताया, अब मैं साथ में करूंगा। देखो ये 0 है, 0 के इस तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये हो जाएगा कितना 4 और 5, इन दोनों के बीच में क्या आएगा 4.5। अब क्या होगा 9.5 कहाँ आएगा माइनस का, वो यहाँ आएगा -10 और -9 के बीच में, और वो कहाँ लगेगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्यों बताया कि ये यहाँ और ये यहाँ आएगा, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या जल्दबाजी में क्या करते हैं, जल्दबाजी में वो ये करेंगे कि ऐसे कर देंगे 4 5 9 10, यहाँ आ जाएगा 9.5, यहाँ आ जाएगा 4.5। लिटरली मैं खुद ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मैंने कॉपीज चेक किए, वो ये कर देते हैं बच्चे जब सिंगल लाइन पे करने की आती है ना। अभी रिसेंट टेस्ट हुआ था नंबर सिस्टम का ही, उसके अंदर एक बच्चे ने ऐसे ही किया था, ठीक है। बट ये ऐसे होता है भाई, जल्दीबाजी में कर देते हैं, बाद में तो उसको भी ध्यान आ जाएगा कि ऐसे ही करना है, पर मिस्टेक क्या क्या हो सकती है वो मैं आपको बता देता हूँ, और क्लास में भी बताता हूँ, ऐसा नहीं सिर्फ यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको अवॉइड करनी है, क्योंकि आप सिलेक्शन से कब रहते हैं, कोई भी एग्जाम हो, दुनिया का कोई भी एग्जाम हो, सिलेक्शन से आप कब रह जाते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन जो किसी को नहीं आता और आपको भी नहीं आता, तो कोई डरने की बात नहीं है। उस क्वेश्चन में अगर आपका नंबर माइनस भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरी दुनिया का हो गया ना, क्योंकि किसी को नहीं आ रहा। अगर किसी ने वो किया है तो उसका भी माइनस, आपका भी माइनस, और आपने नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर ऐसा क्वेश्चन हमेशा आपकी जो है ना सिलेक्शन और नई सिलेक्शन के बीच का क्या होता है, ऐसा इजी क्वेश्चन जो बाकी की जनता क्या करती है, सही करती है, और आप क्या कर देते हैं, गलत। सपोज एक क्वेश्चन आया, आपने गलत कर दिया और किसी और ने सही कर दिया, तो 2 से 3 नंबर का गैप बन जाता है, और वो गैप भरा नहीं जाता है, और यही होता है कि कट ऑफ से इतने नंबर से रह गए, कट ऑफ से उतने नंबर से रह गए। तो जो इजी पैटर्न है या जो सब कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपका कभी गलत नहीं होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया कि भाई जो क्वेश्चन सभी कर रहे हैं वो हमारा सही है, तो हम कट ऑफ या मेरिट में बने हुए हैं, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कोई आ गया कि भाई किसी से नहीं हो रहा, तो उसका कट ऑफ से कोई लेना देना नहीं है। जैसा अभी RIMC का पेपर हुआ था, तो बच्चों ने कहा बहुत टफ आया, ये है वो है, ठीक है, सब बातें सही है, पेपर लिटरली टफ था, लेकिन इस पेपर में इतने नंबर तो आराम से बन रहे थे, ये तो फैक्ट है। थोड़े बहुत पार्ट जो बच्चे होशियार होंगे वो 145 तक भी पहुंच गए होंगे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, बच्चों ने पेपर देखा, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे थे जो दिमाग हिलाने वाले थे, लेकिन अगर इन 5 से 6 क्वेश्चन की मार्किंग देखें तो ये लगभग 40 के आसपास थे, 40 to 50 मान लो, बाकी 150 नंबर का उसको छोड़ ही दिया। इस प्रेशर के अंदर, इन नंबरों के प्रेशर के अंदर हम 150 के आसपास का पेपर छोड़ के आगे, इतना प्रेशर बना हमारे दिमाग के अंदर कि हम ये जो 150 हमारे पास था ना, भाई ये तो आता नहीं है, छोड़ दिया कोई बात नहीं, पर ये 150 था ना जो, हम इसमें भी मात खा गए। तो अपना ऐसा दिमाग होना चाहिए कि चलो ये टफ है ना, ये तो पढ़ाया ही नहीं है, बहुत सी ऐसी चीजें थी जो पढ़ाई भी नहीं थी। चाहे आप कोई भी बड़े से बड़े चैनल, बड़े से बड़ी जगह आप जाके पढ़ रहे हो, तो इस बार आप पेपर का एनालिसिस चेक कर लेना किसी का भी, वो कहेंगे कि बहुत सी ऐसी चीजें आई हैं जो पढ़ाई नहीं थी। अब अगर आपको नहीं पढ़ाई तो किसी और ने भी नहीं पढ़ी, तो ये तो सबके लिए खत्म हो गए, कंपटीशन इतने नंबर में बचा। अब आपने वही हथियार डाल दिए तो खेल खत्म। खैर छोड़ो, टॉपिक पे रहते हैं, भटकते नहीं है। राइट टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, या 2 रेशनल नंबर लिखने हैं, बताया था आपको, नंबर लाइन बनाओ 1 और 2। देखो रिप्रेजेंटेशन भी साथ में सिखा रहा हूँ, मैं सीधा करवा सकता था, पर रिप्रेजेंटेशन भी सीख लो। देखो 1 और 2 के बीच में नंबर निकालना है, तो देखो मैंने बताया था A और B कोई 2 रेशनल नंबर है, उनके बीच में कोई रेशनल नंबर निकालना है, दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड। तो यहाँ पे 1 और 2 के बीच में निकाले तो 1 + 2/3, नंबर क्या आया 1.5, तो यहाँ आ जाएगा 1.5। अब मेरी जच गई, मैं इनके बीच में निकालूंगा, तो कर लो 1 + 1.5/2, ये हो जाएगा 2.5/2, ये आ जाएगा 1.25, ठीक है। अब मेरी मैनिपुलेशन जरूरी है, इसने 2 बोला है, मैं कहूंगा 3 निकालो, मैं ऐसे करता हूं। अब देखो ये 1.5 था, अब इन दोनों के बीच में निकालना है, यहाँ कोई नंबर आएगा, तो 1.5 + 2 को ऐड कर लो, अपॉन में 2 कर लो,
3.5/2 कर लो, आंसर आएगा क्या 1.75। अब देखो ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, इसका कोई मेरे पास इलाज नहीं है, ठीक है, आप डिवाइड कर करके देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया ये अच्छे से। बात करते हैं शॉर्ट आंसर टाइप। अब थोड़े से क्वेश्चन आएंगे, थोड़े से लेंथी होंगे। ये वाले क्वेश्चन देख लो, इतने इतने से क्वेश्चन थे लल्लू लल्लू। अब ये थोड़े से बड़े आएंगे। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज माइनस का 5/7 इफ वन ऑफ देम, या वन ऑफ देम, यहाँ पे देम होगा, या वन ऑफ दी नंबर इज 2/9, फाइंड द अनदर नंबर। भाई दो नंबर है, दो नंबर की किसकी बात चल रही है, प्रोडक्ट की। मतलब उन दोनों नंबर का क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। उनमें से एक नंबर क्या है 2/9 और दूसरा हमें फाइंड करना है, और उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है माइनस का 5/7। तो मैं मान लेता हूं दी अनदर, या लेट कर लेते हैं, चलो लेट, बच्चों को होता है पूरा नहीं लिखा। लेट द अनदर नंबर इज एक्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड 2/9 इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस का 5/7। देखो ये जो अनदर नंबर है और ये जो 2/9 है, इसका प्रोडक्ट आ रहा है माइनस का 5/7। तो x इंटू 2/9 इज इक्वल टू माइनस का 5/7 आ रहा है। अब देखो इसको उस तरफ भेजोगे तो क्या कंडीशन आएगी, x इज इक्वल टू माइनस का 5/7। अब देखो यहाँ पे 9 क्या था, डिवाइड में था, तो वहां क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। यहाँ पे 2 क्या था आपका मल्टीप्लाई में, तो वहां क्या हो जाएगा डिवाइड का। कुल मिला के क्या हुआ 2/9 का 9/2, फ्रैक्शन चेंज हो गया, कुछ भी नहीं है, ये हो जाएगा माइनस का 45/14, ठीक है। तो ये हो गया आपका तरीका x, यानी कि जो नंबर है ना x, वो अनदर नंबर फाइंड करने का तरीका। अब जो ये सब बातें थी ना, पहले दो स्टेप हाईलाइट करता हूं येलो से। देखो ये दो स्टेप्स आपको कहां लिखने हैं और कहां नहीं लिखने की बात कर लेते हैं। जो एरिया हाईलाइट किया है ना मैंने, वो आपको आरएएमसी वगैरह जो डिस्क्रिप्टिव पेपर हो, इसमें 5-7 नंबर का क्वेश्चन बनता है। आरएएमसी का अगर पेपर होगा तो ये वाला क्वेश्चन मिनिमम मेरा 5 मार्क्स में आएगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है, आया हुआ है, थोड़ा सा अलग टाइप का होता है, तो ये 5 मार्क्स में आएगा। तो ये स्टेप लिखने जरूरी है। बट अगर ऑब्जेक्टिव है तो वहां तो आपको सर्कल काला करना है, गोला काला करना है, भरना है, उसको क्या मतलब है कैसे किया है, तो उसमें सीधा आप यहाँ से चालू करो, ये इक्वेशन लगाओ और 1, 2 और थर्ड स्टेप में आंसर, ठीक है। टाइम बचाना है, ऑब्जेक्टिव पेपर में टाइम बचाना होता है, और सब्जेक्टिव वाले में क्या होता है, जितना कर दिया ना उसमें से कोई नंबर नहीं काट पाए। टाइम मैनेजमेंट उसमें भी करना पड़ता है, पेपर पूरा सॉल्व उसमें भी करना पड़ता है, लेकिन उसमें ऐसा करना पड़ता है कि जितना किया है उसमें से हाफ नंबर भी कोई नहीं काट सके। क्यों, क्योंकि अगर ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, आपने गोला काला कर दिया, भले ही तुक्का मारा हो पर कर दिया, दैट मींस पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन इसमें अगर कहीं मिस्टेक हो गई तो आंसर भले ही सही है, मिस्टेक होगी तो पूरा नंबर कट भी सकता है। अगर आपने यहीं से गड़बड़ कर दी और आंसर सही है तो पूरा क्वेश्चन कट जाएगा आपका। और आरआईएमसी में तो कटता है, मान के लिख लो। अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, बात कर रहे हैं असेंडिंग ऑर्डर की। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, ठीक है। सीढ़ियां चढ़ते हैं ना घर में, तो अब पहले तो क्या करना पड़ेगा, इन नंबर को कंपेयर करना पड़ेगा। कंपेयर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। भाई 3 नंबर हैं ऐसे, उनको कंपेयर करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैंने बताया था इनके डिनोमिनेटर सेम बनाओ। डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे, जब मुझे इनका एलसीएम पता होगा। तो आप एलसीएम निकाल लो, 3 का, 6 का और 8 का। देखो 2 से स्टार्ट किया 3 6, 2 से स्टार्ट किया, सॉरी हमने इसको तो किया ही नहीं, भूल गए। कितना आ जाएगा 2, एलसीएम कितना आ गया 2 इंटू 2 4, 8 और 24। एलसीएम क्या आया मेरा 24 आ गया। अब मुझे इसको 24 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगी 24 बन जाए। 1/3 को 24 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई किया जाए, भाई 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 और 8 24 हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने डिनोमिनेटर में 8 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे को न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा फ्रैक्शन गलत हो जाएगा ना।
अगर यहाँ पे नहीं करता सपोज तो 1/24 आता, पर मेरा आंसर क्या था 1/3 था, इसलिए मेरे को यहाँ पे भी करना पड़ेगा। देखो ऑपरेशंस का हमेशा ध्यान रखना कि मैथ्स के अंदर जो ऑपरेशन डिनोमिनेटर में लगता है वही न्यूमरेटर में लगता है, और जो ऑपरेशन एलएचएस में लगता है वही आरएचएस में लगता है। ये बहुत कॉन्सेप्चुअल बातें ध्यान रखनी होती है। अब यहाँ पे भी बनाना है, यहाँ पे 8 है, 8 को 24 बनाना है तो क्या कर लो 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर लो। 5/6 है, इसको 24 बनाना है तो 4/4 से इस तरीके से मल्टीप्लाई कर लिया। अब देखो नीचे क्या आया 24, ऊपर क्या आया 8, नीचे क्या आया 24, ऊपर क्या आया 15, नीचे क्या आया 24, ऊपर क्या आया 20। ठीक है, अब देखो सबके क्या हो गए, डिनोमिनेटर क्या हो गए, देखो ये भी 24, ये भी 24, ये भी 24, बात हो गई खत्म। ठीक है, इसका तो अपन ने क्या कर दिया, सुपड़ा साफ कर दिया, भाई तू तो किनारे हो जा, तेरी बात खत्म। अब बात करेंगे 8 की, 15 की और 20 की, इनको कंपेयर करना है। देखो 8 और 15 में कौन बड़ा, 3 बड़ा, 15 और 20 में कौन बड़ा, 20 बड़ा, तो ये लो, तो ये इनका ऑर्डर हो गया। ठीक है, तुम चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं तो दे रखा था उसको वापस ऐसे लिख दो, भाई ये लेके चले थे ना, तो इसका आपका असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, चलो यहाँ लिखते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर क्या, पहले 1/3, फिर क्या हो जाएगा 5/8, और फिर क्या हो जाएगा 5/6। ये तो हो गया असेंडिंग। अब अगर मैं तुमसे पूछूं डिसेंडिंग बताओ, क्योंकि मैं तो खुराफाती इंसान हूं, एक क्वेश्चन में क्यों छोड़ दूं, अगर क्वेश्चन 23 है तो उसमें 2 पार्ट कराऊंगा, पहले असेंडिंग कराऊंगा फिर डिसेंडिंग भी कराऊंगा। तो भाई डिसेंडिंग का मतलब क्या हो गया, बड़े से छोटा, इसको उल्टा लिख दो, पहले 5/6 आ जाएगा, फिर 5/8 आ जाएगा, फिर 1/3 आ जाएगा, बस इतना सा काम है। तो वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, वो आपसे एक असेंडिंग भी पूछ सकता है, वो आपसे एक डिसेंडिंग भी पूछ सकता है, वो आपसे दोनों भी पूछ सकता है, उसके दिमाग और मूड के ऊपर है। गिव 7 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 5, 7 नंबर देने हैं देखो 2 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले तो क्या लिख दो आप, भाई एक चीज ध्यान रखना, रेशनल नंबर आप 2.1 2.2 ये भी लिख सकते हो, लेकिन उसको नंबर सिस्टम में पूछा है तो 2/7 इस तरीके से लिखने की कोशिश करो। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, देखो अगर मुझे लिखना हो तो इसके बीच में एक नंबर आएगा 3 और एक नंबर आएगा 4। ठीक है, 2 और 3 के बीच में एक नंबर क्या आएगा 5/2। भाई कैसे निकालते हैं नंबर आपको पता ही है, इन दोनों को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, यही तो कॉन्सेप्ट था। यहाँ पे एक नंबर ऐसा आ जाएगा, इन दोनों के बीच में कोई नंबर निकालना हो तो वैसे निकलेगा, और इन दोनों के बीच में निकालना हो तो ऐसे निकलेगा। तो यहाँ से नंबर क्या आया 5/2, यहाँ से क्या आया 7/2, और यहाँ से क्या आया 9/2। ठीक है, बेसिकली देखो 5/2 क्या होता है 2.5 होता है, वो इसके बीच में होता है, यहाँ पे 3.5 होता है वो इसके बीच में होता है, और यहाँ पे 4.5 होता है वो भी इन दोनों के बीच में होता है। तो अभी तक कितने नंबर निकल गए, अभी तक हमने नंबर निकाले 1 2 3 4 और 5। अब क्या करें, अब देखो ये नंबर भी तो क्या है इनके बीच में ही है, तो इन दोनों के बीच का नंबर और एक इन दोनों के बीच का नंबर और निकाल लेता हूं। तो बेसिकली इनको ऐड करते हैं 5/2 प्लस 7/2, और अपॉन में क्या करना पड़ेगा 2, सेम काम 7/2 प्लस 9/2 अपॉन में 2। देखो नीचे क्या है डिनोमिनेटर सेम है तो सिर्फ ऊपर वालों को जोड़ लो, 5 प्लस 7 कितना हो गया 12, और 12/2 कितना हो गया 6, 6/2 वापस देखो 3 आ गया, और यहाँ से वापस 4 मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो इस तरीके से हम नंबर्स निकाल सकते हैं, और चाहो तो इन दोनों के बीच में फिर से निकाल लो, अब 5/2 और इसके बीच में निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे आप निकाल सकते हो 7/2 और इनके बीच में ऐसे ऐसे करके आप कितने भी नंबर फाइंड कर सकते हो। क्यों, क्योंकि दो रेशनल नंबर के बीच में, दो रेशनल नंबर के बीच में आप इनफाइनाइट रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। देखो मैंने इतने किए हैं, करते रहो ना, कैलकुलेशन तो करनी है इसमें, और करते रहो, आगे बढ़ते रहो इसी तरीके से, आपको किसने रोका है, इनफाइनाइट तक फाइंड कर सकते हो। और इसका मैंने ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन भी कराया लास्ट में, देखना, फाइंड द नंबर व्हिच व्हेन डिवाइड बाय 3/21 गिव्स 1। ठीक है भाई, अब देखना है नंबर डिवाइड किससे कर रहे हैं 3/21 से, तो x वो नंबर है, उसको डिवाइड किससे किया है
3/21 से, ठीक है, और वो नंबर कितना दे रहा है, 1 दे रहा है। भाई x को 3/21 से डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 1। अब देखो ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ऑब्वियस सी बात है, वैल्यू क्या हो गई 3/21 इंटू 1, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1/7, ठीक है। अब कुछ लोग इसको ऐसे भी करते हैं, देखो कैसे, x अपॉन 3/21 था, जब ऐसा होता है तो एक बात ध्यान रखना, ये वाला 21 जो है, सॉरी हाइलाइटर नहीं आया, ये कहाँ चला जाएगा, ये ऊपर चला जाता है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/3 और ये x आ जाएगा, इधर 1 चल रहा है। अब देखो 21 और 3 को यहीं कैंसिल कर लो, ये हो जाएगा 7 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, x इज इक्वल्स टू 1/7। आप चाहे ऐसे कैलकुलेशन करो, आप चाहे ऐसे कैलकुलेशन, मैंने आपको दोनों टाइप की कैलकुलेशन बता दी है कि भाई जब ऐसा होता है तो ये ऊपर चला जाता है, तो 21/3x हो जाएगा, फिर 7x इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, 1x इज इक्वल्स टू 1/7। आप चाहे ऐसे करो, ठीक है, इसमें एक स्टेप कम पड़ता है, बट कई बार ये कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, तो आप ये वाला कर सकते हैं। तो मैं आपको दोनों तरीकों की अप्रोच दे दी, आप कौन सी यूज करते हो आपके ऊपर है। अब थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या दे रखा है, ये चीज दे रखी है कि भाई मॉडुलस x इंटू वाई इज टू मॉड x इंटू मॉड वाई। मॉड का मतलब क्या होता है, मापांक, इसको क्या बोलते हैं, इसके अंदर कोई भी नेगेटिव चीज होती है, देखो माइनस का 1 1 11 है इस तरीके से, तो इसमें ये माइनस है ना, ये खा जाएगा इसको, तो 1 1 1 आएगा इससे बाहर, सिर्फ सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट होता है मॉड का, ठीक है। तो अब इसको मुझे प्रूफ करना है, तो प्रूफ हमेशा एग्जाम्पल को लेके करते हैं। आप x की वैल्यू ले लीजिए 2 और y की वैल्यू ले लीजिए -3, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब देखो 2 इंटू -3 कीजिए इज इक्वल्स टू 2 इंटू -3। देखो 2 इंटू -3 जब मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर आएगा क्या, -6। इधर देखो 2 से 2 बाहर आया, देखो मॉड का मैंने आपको बताया था कि मॉड माइनस को खा जाता है, तो ये -3 से बाहर क्या निकल के आएगा, सिर्फ 3, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या है, -6 है, तो यहाँ से क्या निकल के बाहर आएगा 6, क्योंकि अगेन माइनस को खा जाएगा, और 2 इंटू 3 भी क्या होता है 6। तो ये आइडेंटिटी इस तरीके से प्रूव होती है। आप दूसरा एग्जांपल ले सकते हो, आप x की वैल्यू ले लीजिए -3, y की वैल्यू ले लीजिए 4। अब करते हैं -3 इंटू 4, -3 क्या आएगा, -12, क्या आएगा 3 इंटू 4, अगेन 12 इज इक्वल्स टू 12, ठीक है। बेसिकली ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये कोई वेरिफिकेशन नहीं है, ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको याद करना होता है। जब आप 11th 12th में पढ़ेंगे ना, तो डायरेक्ट आइडेंटिटी की फॉर्म में आपको ये याद करवा दिया जाएगा। ये बेसिकली 11th के अंदर होता है। अगर कोई बच्चा सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है, सिर्फ बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है 10th तक, तो उसको पता ही नहीं होता बेचारे को ये भी होता है क्या, क्योंकि सिखाया नहीं गया, हमें भी नहीं सिखाया जब हम पढ़ रहे थे, ये सीरियस बात है। अब ये भी एक आइडेंटिटी होती है, इसको भी चेक कर लेते हैं। मैं x की वैल्यू ले लेता हूं क्या, वही 2, और y की वैल्यू क्या ले लेता हूं -3, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें है ना, देखो ये सिर्फ इतना है, अभी इसके लिए सिर्फ इतना है, इस वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। देखो x प्लस वाई, ठीक है, x की वैल्यू कितना रखोगे 2, y की वैल्यू कितना रखा -3, यहाँ पे क्या रखेंगे 2 प्लस -3, यहाँ से क्या आएगा -1, यहाँ से आपका देखो 2 बाहर आ जाएगा, चलो इसको बाहर निकाल ही लेते हैं यहीं पे, और यहाँ से क्या बाहर आने वाला है भाई -3 है, लेकिन यहाँ बाहर क्या आएगा सिर्फ 3, तो ये वैल्यू हो गई 5 और यहाँ होगी 1, तो ये क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, मतलब ये वाली चीज वेरीफाई है। बट जब x और y दोनों आपके पॉजिटिव होंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, देखो आप ऐड कर लो 2 + 3, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ये इस तरीके से 3, तो ये भी 5 का मॉड आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 + 3, तो ये भी 5, ये भी 5, तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। तो आइडेंटिटी ऐसे बनती है, x प्लस मॉड वाई इज ग्रेटर देन, या कह सकते हो लेस देन इक्वल टू मॉड x, या फिर देखो
मॉड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड वाई। ये एक आइडेंटिटी होती है, सेम वही आइडेंटिटी है, आपको बस ध्यान में रखनी है। अगर पेपर थोड़ा टफ बनेगा तो आपके ऊपर ये क्वेश्चन आने की संभावना है, RIMC में आने के ज्यादा चांस होते हैं इसके टाइप के क्वेश्चंस। इज एडिशन कम्यूटेटिव ऑन रेशनल नंबर? एडिशन हर नंबर के ऊपर कम्यूटेटिव होता है। एडिशन जो है ना वो आपका हमेशा कम्यूटेटिव होगा, ठीक है। एडिशन कम्यूटेटिव होगा क्योंकि आप a प्लस बी करो चाहे b प्लस a करो, चाहे आप 2 में 3 जोड़ो या 3 में 2 जोड़ो, 4 में 7 ऐड करो या 7 में 4 ऐड करो, बात एक ही है। तो ये हमेशा आपका कम्यूटेटिव होता है। इज एडिशन एसोसिएटिव? होता है ना भाई, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी, पहले इसको कर लो चाहे बाद में इसको कर लो। अब लोगों को क्या है, ऐसे समझ में नहीं आता, तो वो ऐसे कर लो 2 प्लस 3 प्लस 5 और 2 प्लस 3 प्लस 5, पहले ये ब्रैकेट बना लो फिर ये ब्रैकेट बना। देखो 2 प्लस 3 को ऐड करो कितना आएगा 5, 5 प्लस 5 करोगे 10 आ गया। यहाँ पे 3 प्लस 5 को ऐड करा कितना आ गया 8, ये 2। तो देख कोई इफेक्ट पड़ा क्या? मैंने पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, इसमें पहले ये ब्रैकेट सॉल्व किया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो आपको एक तो ये एग्जांपल देना है और यहाँ पे यस लिखना है, और यहाँ पे भी आपको यस लिखना है और एक एग्जांपल क्या देना है 2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4 प्लस 2, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट किस पे काम करेगा, मल्टीप्लीकेशन पे भी करता है। तो ये वाला देखो, इज मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव ऑन रियल नंबर? यस इट इज करेक्ट। देख लो, आप चाहे 2 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 2 करो, आपका आंसर 8। आप चाहे 3 इंटू 7 करो या 7 इंटू 3 करो, आपका आंसर 21। तो ये भी ऐसा है। इज सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव इन इंटीजर? आपका जो है ना सब्ट्रैक्शन वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। देखो कैसे, आप लिखोगे 3 माइनस 2, कम्यूटेशन का मतलब क्या हुआ, ऑर्डर चेंज हो गया, तो वो क्या बनेगा 2 माइनस 3। तो यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से -1 आएगा, कभी इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 9। इज सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव और नेचुरल नंबर? करके देख लो यार, वैसे होता नहीं है। देखो पहले हम इसमें ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर हम इसमें ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखो 2 माइनस 3 कितना होगा -1 -5। यहाँ देखो 2 3 माइनस 5 कितना होता है बच्चों, माइनस का 2 हो जाएगा। -1 -5 माइनस का 6 आएगा और 2 और ये हो जाएगा प्लस का 2, क्योंकि देखो माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ से आंसर 4 आएगा। तो -6 और 4 कभी इक्वल नहीं होता है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर 9 रहेगा। और रीजन आप ये वाला दे देंगे कि भाई -6 इज नॉट इक्वल टू 4, और वो क्यों आया, वो ये रहा। The cost of a 2 5/7 मीटर rope is इतना, then find the cost of 5.5 लेंथ rope। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो 2 5/7 को पहले तो मैं कर लेता हूँ सिंपल फ्रैक्शन में। ये किस फ्रैक्शन में, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। सिंपल करेंगे 2 को 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया 14, 14 प्लस 5/7, तो ये कितना आ गया 19/7 मीटर, ठीक है भाई। 19/7 मीटर की कॉस्ट कितनी है 258 197। आप इसको मल्टीप्लाई करके कर लेंगे। फिर ये क्या पूछ रहा है 5.5 मीटर लेंथ, तो 5.5 को क्या लिख सकते हैं हम भाई, आप कैसे करेंगे इसको, बेसिकली ये इस तरीके से होगा 258 9/7, ये किसकी कॉस्ट है 9/7 की। तो आप 1 की कॉस्ट के लिए क्या करेंगे 258 9/7, इसको उल्टा उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 इंटू 19, कोई दिक्कत नहीं है। फिर क्या पूछा है आपसे 5.5 की, तो 258 इंटू 9/7 इंटू 7/19, देखो यहाँ पे 19 होगा ना, हाँ 19 था सॉरी, ठीक है। तो ये गया 17/9 और यहाँ पे 5.5 से मल्टी, तो आप देखो ये 19 से 19 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, आपको बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो देखो बेसिकली उसने ऐसा ही दिया है, ये 1-1 रूल लग रहा है। देखो 19/7 मीटर रोप की कॉस्ट कितनी, इतनी। 1 मीटर रोप की कॉस्ट कितनी, देखो 7/19, ये इससे उल्टा मल्टीप्लाई होता है। 1-1 रूल सीखा है हमने कि भाई अगर 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, तो 4 की कितनी होगी, पहले हम 2 की निकालते हैं 10, फिर हम 1 की निकालते हैं 10/2, फिर हम 4 की निकालते हैं 10/2 इंटू 4, और यहाँ से आंसर आता है 20। सेम वही काम 9/7 मीटर रोप का कपड़ा, उसकी वैल्यू इतनी,
1 मीटर के लिए क्या होगा, ये वैल्यू उल्टी, और 5.5 मीटर के लिए 5.5 मल्टीप्लाई। अब देखो 7 से 7 कैंसिल, 19 से 19 कैंसिल, तो अब करना है 258 को 5.5 से मल्टीप्लाई। तो इसका कितना आएगा, ये आ जाएगा, देखो पहले मैं क्या करता हूँ 258 को ऐसे कर लेते हैं 5 प्लस 0.5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा, देखो 258 को करेंगे तो 2580 होता है, 2580, उसका हाफ कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 1290, इस तरीके, सॉरी हाँ 2580 1290, ठीक है ठीक है, 2580 होता है, उसका हाफ कितना हो जाएगा आपका 1290, 1290 प्लस एक और हाफ करना पड़ेगा आपको, दैट इज आप कर सकते हैं 170 9, ठीक है, आप इसको ऐड कर लीजिएगा 9 6 4, ये कोस्ट आनी चाहिए, ठीक है। एक बार आप कैलकुलेशन को चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा स्पेस कम था तो मैंने कैलकुलेशन इस हिसाब से की है, आंसर ये होना चाहिए, ठीक है कि भाई 1469, 258 को 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे यही आंसर आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को, नहीं है, बढ़े आगे, ओके। अब ये सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। सिंप्लीफिकेशन वैसे आपको मैं अलग से करवाऊंगा, बट थोड़ा सा यूज है इसलिए करवा देते हैं। 2/5, इसको देखो मिक्स फ्रैक्शन से किस में कर लेंगे हम, सिंपल में, तो ये 35 37/7 हो गया, ठीक है। ये -9 पड़ा है, 3 की पावर 3 कितना होता है 27, और ये क्यूब रूट है, 2 इंटू 2 इंटू 2 बनेंगे, 3 है तो 3 का एक पेयर बनेगा और एक बार आएगा, तो आंसर आएगा 2, तो यहाँ से आ जाएगा 2 बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा 35, ये हो जाएगा 14, ये कितना हो जाएगा 37 और 5, ये 185 हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा, ये 54 हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे 199/35 प्लस 45, आप इसको ऐड करेंगे और सिंप्लीफाई कर लेंगे। और इस क्वेश्चन को भी मैं शॉर्ट में करवाऊंगा, पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा। देखो 8/3 और 4 है, अब यहाँ पे ये डिवाइड है, अगर इसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो 4 की जगह 1/4 कर दो, ठीक है, +2 है, ठीक है भाई +2 कर दिया, और माइनस का 2 की पावर 4 है, उसको 16 लिख सकते हैं। देखो 4 से जाएगा 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। ये हो गया 2/3, 2/3 प्लस 2 -16, तो हो जाएगा 2/3 -14, तो ये आंसर आएगा, देखो 2 - 42/3। देखो एलसीएम लेना होता है तो सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करो, अपॉन में उतार दो, 2 - 42 हो जाएगा माइनस का 40/3, तो ये मैंने करवा दिया। सिर्फ इसकी कैलकुलेशन आपका होमवर्क है, थोड़ी सी टफ कैलकुलेशन होगी, मतलब स्पेस नहीं है इतना यार, नीचे देखो पट्टी चल रही होगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, आपका ये जो क्वेश्चन सीरीज का वीडियो था ये समाप्त होता है, खत्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो बड़े बड़े अक्षरों में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड पेशेंस। देखो पढ़ाई पेशेंस से ही होती है, अगर आप पेशेंस नहीं रखेंगे आपसे पढ़ाई नहीं होगी, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको ऐसा नहीं है कि मैंने ये पढ़ाया, ये लो ये 30 क्वेश्चन कराए सर ने, खटाखट 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 खटाखट, ये सारे के सारे मेरे को एक बार में आने लग जाएंगे, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, दिमाग से निकाल देना। आप बार बार पढ़ोगे ना, देखो मैंने कितनी जल्दी घुमाए, आप नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता उतना जल्दी तो, पर रेगुलर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे होंगे। ऐसा नहीं है कि मैंने एक दिन में आपको कराया या एक महीने में आप मास्टर हो गए, आप पूरे कोर्स को ज्वाइन करेंगे, नंबर सिस्टम को पहले क्लास में पढ़ेंगे, फिर टेस्ट होगा, फिर आप क्वेश्चंस लगाएंगे क्वेश्चन सीरीज में, फिर लास्ट में डीपीपी टेस्ट पेपर, इतनी जो समस्याएं होती है ना, उनसे निकलने के बाद में आप जब पेपर देने जाते हैं तो अल्टीमेटली आपके क्वेश्चन लगते हैं, ठीक है। तो आपको पढ़ना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। पहले दिन अगर आपके 10 क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं कोई भी चीज के, कोई भी डीपीपी या शीट में, उसमें से अगर आपके 2 हो रहे हैं कोई बात नहीं, जब आप उस प्रोसेस को करते रहे पढ़ते रहे, 10 दिन आपको बाद में कोई पूछे भाई फर्स्ट डे था शीट का, आपके 10 में से 2 सही हुए, फिर आपने मान लो 5th डे की बात करते हैं, उस दिन आपके सिर्फ 10 में से 4 सही हुए, ऐसा है कि भाई 7th डे में 5 सही किए, तो आप जब पहुंचेंगे ना 15th डे या मंथ के बाद में, लगातार करेंगे तब आपका 10 में से आप 8 कर देंगे। पर कंडीशन यही है कि ये रेशो आपका कम नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं पहले दिन तो 10 में से 2 हो रहे हैं फिर 1 ही हो रहा है, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं की। तो बार बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तब आपका ये लगेगा, और तब आपके वहां पे 200 में से नंबर आएंगे 180 प्लस। कोई बहुत बड़ी हवा नहीं है 180 प्लस लाने का, ठीक है, लेकिन कांस्टेंट मेहनत करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मजे करते रहें, छुट्टियां हैं मनाएं, अंतिम कुछ दिनों की छुट्टियां बची है,
तो खूब सारी मौज मस्ती करें, शैतानियां करें, क्योंकि अभी उम्र है तुम्हारी। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।